Good morning, everyone. Good morning, everyone. I hope कि आप लोग मुझे सुन रहे होंगे। सुन रहे बेटा मुझे? यस, वेरी गुड। तो शुरू करते हैं। S2 का कुछ क्वेश्चंस बाकी था, तो कुछ क्वेश्चन बच्चों ने बाद में भी भेजे हैं, बट मेरे पास पहले से जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, जो मतलब कट पेस्ट किया हुआ था, उसको डिस्कस कर लेता हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन नहीं आया इसमें, तो मुझे फिर से व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं डिस्कस कर दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। On decreasing S character in hybrid orbitals, bond angle decreases. S character increase करते हैं तो bond angle increase होता है, तो अगर डिक्रीज करेंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है p ऑर्बिटल्स आर 90 डिग्री टू वन अनदर। हाँ जी, px ऑर्बिटल होता है, py ऑर्बिटल होता है, इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। एक एक्स एक्सिस में है, दूसरे बाई एक्सिस में है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बट फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है, तो आंसर बी होगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये देखिए, अच्छा सवाल है और दिक्कत होती है ऐसे सवाल हमको करने में। इसमें क्या है कि तारा किसमें मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी होगी? तो बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम उसमें होती है जिसमें ओवरलैपिंग मैक्सिमम होता है। अब सोचना है कि ओवरलैपिंग मैक्सिमम किसमें होगा। तो इन जनरल ऐसा होता है कि दो सेम तरह के ऑर्बिटल होते हैं, तो ओवरलैपिंग उसमें मैक्सिमम होता है। तो देखिए जरा सा, एक ऑर्बिटल तो तीनों तरफ 1s है, तो एक ऑर्बिटल तीनों तरफ 1s, और दूसरी तरफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो s जैसा मैक्सिमम किसमें होगा? तो s जैसा मैक्सिमम इसमें होगा। छोटा और मोटा होता है sp। तो इसमें क्या होगा ना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगा। हाईएस्ट या हायर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जिसके कारण ये मैक्सिमम होगा। बाकी में क्या है कि ऑर्बिटल बड़े होते जाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थोड़े बड़े होते जाएंगे, ओवरलैपिंग कम होता जाएगा। थोड़े बड़े होते जाएंगे, ओवरलैपिंग क्या होता है? कम होता जाएगा। सो आंसर इसमें सी है। थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है ये, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग गेस करना। अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो आंसर करने में दिक्कत होती है। जिनका छूट गया, जैसे साक्षी साहू, आप 6 वाला लिख रहे हैं ना, तो आपको बोला ना मैंने कि आप बाद में उसको डिस्कस करवा लेना अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया है तो। The molecule having bond pair in which percentage of S character is minimum for the central atom hybrid orbital। देखिए, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp है। 50% है S कैरेक्टर, 33% है S कैरेक्टर, 33% है S कैरेक्टर, 25% है S कैरेक्टर। सो मिनिमम बोल रहा है, सो आंसर ए होगा। आइए 11 देख। 11 ब्यूटीफुल सवाल है, नो डाउट, इसमें कहीं शक नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। ए देखते हैं, PCl5 है। PCl5 का स्ट्रक्चर आपको पता है, PCl5 ये स्ट्रक्चर है PCl5 का। मुझे बताओ कि 90 डिग्री कितना है इसमें? T डैश बराबर 90 डिग्री, 6 एंगल है। ये समझ में आ रहा है? 6 एंगल है। ऊपर वाला के साथ तीनों, ये तीनों ऊपर वाले के साथ 3 एंगल हो गया, और नीचे वाले के साथ भी ये तीनों, 3 और 3 6 एंगल हो गया। तो 6 एंगल है। तो एक तो ये क्लियर हो गया। 120 का कितना एंगल है? तो 1 2 3 एंगल है।
T बराबर 120 डिग्री, दिस इंप्लाइज 3 एंगल्स। ये जब समझ में आता है तो T और T डैश, ये आंसर होगा ए का जो आंसर होगा वो Q होगा, R होगा। D ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, तो SB होगा। लोन पेयर एट अंडरलाइंड एटम इज प्रेजेंट, लोन पेयर नहीं है, तो ए का होगा QRS। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सैयद सीरत 3 लिखे क्या? 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आंसर का जवाब दे रहे हैं कि 3 बॉन्ड एंगल हो? आंसर का जवाब दे रहे हैं। यस, वेरी गुड। शायद ए समझ में आ गया हो। बी देखिए, बी में NH3 है, बी में NH3 है। NH3 का ये स्ट्रक्चर होता है, ये लोन पेयर होता है। इसको हाइड्रोजन एटम 1 मान लीजिए, इसको हाइड्रोजन एटम 2 मान लीजिए, इसको हाइड्रोजन एटम 3 मान लीजिए। बॉन्ड एंगल जो 107 डिग्री होता है, T बराबर 107 डिग्री, ये किसके किसके बीच होगा? 1 और 2 के बीच होगा, 2 और 3 के बीच होगा, और 1 एंड 3 के बीच होगा। 3 बॉन्ड एंगल है। टोटल कितने बॉन्ड एंगल है? अभिषेक कुमार, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन अभी तक मैं तो आधा सोल्यूशन बता दिया, तो अभी तक क्यों समझ में नहीं आया? यहाँ देखो बेटा अभिषेक, एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसके उसमें जितने बॉन्ड एंगल हैं उसको नाम दिया हुआ है आइदर T और T डैश। आपसे पूछ रहा है कि T1 होगा या T डैश 1 होगा, या T1 3 होगा, या T डैश 3 होगा, या T6 होगा, और या T डैश 6 होगा। ये मैच करना है आपको। तो क्वेश्चन समझने में नहीं आने वाली बात नहीं है अभिषेक। अंग्रेजी नहीं समझ में आ सकता है या हिंदी नहीं समझ में आ सकता है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ और लिखा हुआ अंग्रेजी में, ये दोनों नहीं समझ में आएगा तो भले नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन। सो प्लीज यहाँ ध्यान से दीजिए, एक मॉलिक्यूल है, उसका 2 एंगल दिया। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ द गिवन बॉन्ड एंगल, दोनों एंगल में से कोई भी एक बॉन्ड, कितने बॉन्ड एंगल है? तो आप देखो 90 डिग्री के पहला में 6 बॉन्ड एंगल है। ये समझ में नहीं आने के कारण नहीं समझ में आ सकता है क्वेश्चन। और 120 डिग्री के 3 बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड एंगल की संख्या पूछ रहा है, बॉन्ड एंगल की संख्या पूछ रहा है। तो देखो 120 वाला मैं दिखाता हूं कौन कौन है। 1 है, 2 है, 3 है। तो 120 वाला 3 बॉन्ड एंगल हो गया। 90 वाला कौन है? तो ब्लैक वाले से ब्लू वाला 3 बना रहा है 90 का, और ब्लैक वाला नीचे भी है, तो ब्लू वाला 3 बना रहा है 90 का। तो 3 + 3 6 बॉन्ड एंगल है। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सो मैं अब ज्यादा ध्यान दूंगा नहीं, कुछ भी अनाप शनाप लिखते रहते हो। 90 के 6 हैं भाई, 4 कैसे दिख रहे हैं? कहाँ देख रही हो अर्चिता अरोरा, कहाँ देख रहे हो? यही तो बात है यार। PCl5 मॉलिक्यूल 50 बार मैं बना चुका, तुमको बॉन्ड एंगल ही नहीं पता चल रहा है। यही तो बात है, पढ़ते ही नहीं हो, ना रिवाइज करते हो, ना रेगुलर क्लास करते हो, तभी तो ये सब समस्या आती है। खैर बेटा यहाँ ध्यान से देखो, क्यों तुमको नहीं दिख रहा है? 6 ही क्यों दिख रहा है? PCl Cl Cl, अभी पूरा PCl5 नहीं बना रहे, सिर्फ ये बना रहे। इसमें बताओ 120 के 3 दिख रहे हैं, एक 120, दूसरा 120, तीसरा 120 दिखा? 120 के 3 दिखे? यस, वेरी गुड। अब देखो PCl5 अभी 3 तक बनाए, अब ऊपर एक Cl बनाए। ये ऊपर वाला Cl इसके साथ एक 90 बनाएगा, इसके साथ दूसरा 90 बनाएगा, और इसके साथ तीसरा 90 बनाएगा। 3 90 दिखा? अर्चित बोलना, 3 90 दिखा? अब देखो इससे नीचे Cl बनाते हैं। ये इसके साथ एक 90 बनाएगा, इसके साथ एक 90 बनाएगा, इसके साथ एक 90 बनाएगा। मैं ये सब मॉलिक्यूल इतना बार पढ़ा चुका हूं कि मुझे लगता है आप झटके में समझ जाएंगे, और एकदम ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि सब कुछ मैं करंट प्रोवाइड कर रहा हूं, वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हूं, बट बल्ब जल ही नहीं रहा। बिहेविंग लाइक ए ट्यूबलाइट ऑफ ओल्डर जनरेशन। एनीवे, थोड़ा थोड़ा मैं मजे लेता हूं, क्लियर है?
तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा मैं मजे लेने का काम करता हूँ। अब देखिए बी आपको समझ में आ गया होगा कि बी में कह रहा है टी 160 डिग्री है, तो NH3 में 160 का एक एंगल हुआ, 160 का दूसरा एंगल हुआ, और हाइड्रोजन एटम 1 और 3 भी बनाएगा जो 160 का ही एंगल होगा। ट्राइपॉड है तो सारे एंगल बराबर होंगे, तो 160 का ही एंगल होगा। सो बी में जो आंसर होगा, बी का जो आंसर होगा वो होगा क्यू। बी का आंसर होगा क्यू। 3 बॉन्ड एंगल है, डी ऑर्बिटल नहीं इन्वॉल्व है, लोन पेयर है, क्यू एंड टी होगा बी का आंसर। बी का आंसर होगा क्यू एंड टी। सी देखिए, सी अगर देखेंगे तो SiH4 है सी में। सी में SiH4 है। SiH4 में टोटल टेट्राहेड्रल है, sp3 है, 109 डिग्री 28 मिनट का 6 बॉन्ड एंगल है, 6 बॉन्ड एंगल। ये मत बोलना कि 6 बॉन्ड एंगल नहीं चमका, क्योंकि ये मत बोलना कि 6 बॉन्ड एंगल नहीं चमका, क्योंकि इसमें नहीं लगता है ड्रैगो रूल, कहीं भी मत लगा दिया करो। SiH4 में कोई ड्रैगो रूल नहीं लगता है, टेट्राहेड्रल एकदम क्लियरली। खैर 6 बॉन्ड एंगल इसमें है, तो 6 बॉन्ड एंगल है, तो इसका जो आंसर होगा वो 6 बॉन्ड एंगल वाला होगा, मींस आर होगा। सो सी का आंसर आर होगा, 6 बॉन्ड एंगल। उसके बाद डी ऑर्बिटल नहीं इन्वॉल्व है, लोन पेयर नहीं, सिर्फ आर होगा और कोई नहीं। SO2 देखिए, इसमें जो टी है, इसमें बॉन्ड एंगल दे रखा है, टी है 116 डिग्री। तो 116 डिग्री का एक ही बॉन्ड एंगल है, एक ही बॉन्ड एंगल है, 116 डिग्री का एक ही बॉन्ड एंगल है, तो एक ही बॉन्ड एंगल होगा और लोन पेयर है, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, एक बॉन्ड एंगल। तो एक बॉन्ड एंगल वाला ऑप्शन है ये पी, तो पी होगा इसका आंसर। और तो बॉन्ड एंगल है ही नहीं, डी ऑर्बिटल नहीं इन्वॉल्व है, लोन पेयर एस टी होगा, पी एंड टी होगा। अब बोलिए कि कोई क्या दिक्कत है, अब बताइए क्या दिक्कत है। ऑल क्लियर, वेरी गुड, नो दिक्कत, वेरी गुड। दो लोग हैं, एक सोनू झा है, एक सोनू कुमार है। आइए यहां देखते हैं। ये बड़ा आसान सा सवाल है, क्यों पूछे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बस ये भले पूछ सकते हो इस कारण से कि इसमें एक बॉन्ड एंगल 90 डिग्री करेंगे तो इसका जो होगा 5 बॉन्ड पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा। तो इसका जो शेप आएगा वो आएगा स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल के हिसाब से एटलीस्ट 90 डिग्री एंगल कर लेंगे। 90 डिग्री क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन तो बी आर, एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री, BrF3 है, तो BrF3 है ए ऑप्शन। तो BrF3 जो है इसमें 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, ये टी शेप है, ए बना रहे हैं, टी शेप है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है, बना लीजिए इसको, लोन पेयर, लोन पेयर। तो टी शेप है, टी शेप है, तो ये बॉन्ड एंगल और ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। सो अपन ए इसमें आंसर करेंगे, पी आंसर करेंगे, तो ए का आंसर होगा पी। सेंट्रल एटम sp3d2 नहीं, नन प्लेनर नहीं, प्लेनर है ये। टी शेप क्या होगा, प्लेनर होगा। पोलर, तो पोलर तो है, तो पी और एस होगा एक। अब बोलिए, अब कोई डाउट है ए ऑप्शन में? हाँ,
थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है कि एटलीस्ट वन बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, ये आंसर करें या ना करें। तो जो शेप लिखते हैं उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट एंगल तो पता नहीं है। जैसे जैसे मैं इस जैसे मॉलिक्यूल के लिए मैंने लिखा था कि 90 डिग्री का जो बॉन्ड एंगल है वो 8 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन होगा। तो ठीक है, मान के चलेंगे कि चलो स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे। टी कैसा होता है? प्लेनर नहीं होता है। एक प्लेन में टी लिखा गया ना, तो एक प्लेन में लिखा गया तो प्लेनर है। हाँ, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है, हो सकता है। मेरे पास पुराने सीट का ऑप्शन है, एकदम पहला लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है, तब तो मजा आ जाए। मैं पहले ही बोल रहा आपको कि 90 डिग्री एग्जैक्टली हो भी सकता है और थोड़ा उससे कम भी हो सकता है। ऐसे कर दें तब तो क्वेश्चन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। कुशाल मिश्रा, तुम बेकार में 90 डिग्री कैसे हुआ पूछ रहे हो, अब बकवास की बातें हैं। बहुत सारे सवाल ऐसा हो चुका है। 90 डिग्री कैसे हुआ? 90 डिग्री हो भी सकता है और उससे कम हो सकता है, बस यही तो है। स्क्वायर पिरामिडल बनाओगे तो स्क्वायर बनाने में स्क्वायर में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। स्क्वायर में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होता है। तो फिर क्यों 90 डिग्री क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री कैसे होगा स्क्वायर पिरामिडल में? मुझे उससे मतलब ही नहीं है। 90 डिग्री भी रहे तो आंसर करना चाहिए, क्योंकि जो शेप होता है वहां से डिसाइड कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन को ऐसा है। और अगर मैं ऐसे कर दूं तो ज्यादा अच्छा है, लेस देन इक्वल टू कर दे रहा हूं। अगर आप में नहीं है तो कर लो, लेस देन इक्वल टू कर रहा हूं तब तो गारंटेड ए आंसर, पी आंसर होगा। मतलब कोई बात नहीं होती है उसमें, डिस्कशन करके टाइम को खराब करने की जरूरत नहीं है। प्लानर मतलब एक प्लेन में आ जाए, मुदित अग्रवाल एक प्लेन में आ गया तो प्लानर, और एक प्लेन में नहीं आया तो प्लानर नहीं। जैसे स्क्वायर पिरामिडल होगा तो स्क्वायर पिरामिडल कभी भी एक प्लेन में आएगा, स्क्वायर भी है और पिरामिड भी बन रहा है, नहीं है तो नन प्लेनर होगा। सो ए का आंसर होगा पी और एस। ए बता दिया मैं, अब बाकी बना लेना। यहां देखिए भाई, क्या दिया हुआ है इस पे हम डिस्कस ही नहीं करना चाहते। लेस देन दिया हो सकता है, इक्वल टू दिया हो सकता है, लेस देन इक्वल टू दिया हो सकता है, कुछ भी रहे हम आंसर करेंगे। स्क्वायर पिरामिडल में 8 एंगल होंगे, रेसु कुमारी, पहले पिछली क्लास में ये सवाल आ चुका है। स्क्वायर पिरामिडल में 8 बॉन्ड एंगल। अब देखिए यहां ए आई सी एन होल टू माइनस आई है। आयोडीन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। सी एन ऊपर भेज दो, ऐसे भेजो इसको। सी एन को ऊपर भेज दो। सी ट्रिपल बॉन्ड एल, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। और 3 लोन पेयर है, लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन में भेज दो। अब पूरे मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज है तो पूरे मॉलिक्यूल पे -1, ये स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर है तो कार्बन और नाइट्रोजन में तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो जो दो दो पाई बॉन्ड बनाया हुआ है वो पी पाई होगा, और इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल कर देगा। अब प्लेन वाला तीनों में लोन पेयर ही है, तो प्लेन वाला तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सो म्यू 0 होगा। पी पाई है, ये भी पी पाई है, ये भी पी पाई है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। लीनियर है, कैसा है? लीनियर है। लीनियर है तो प्लानर हो ही गया। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। तो ए का आंसर देखिए, ए का आंसर है पी। पी है, क्यों नहीं होगा? आर। प्लानर क्यों हुआ? क्योंकि लीनियर है। लीनियर है मीन्स एक लाइन में है, एक लाइन में है तो उसे एक प्लेन में बोल सकते हैं। और सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पी आर एस होगा। मुझे बताइए 13 का एक समझ में आया नहीं आया?
हाँ सौरभ, अगर आपको पी पाई डी पाई पहचानने में दिक्कत होती है तो 2-3 बार तो हम बता दिए, अभी क्यों लिख रहे हैं? आप डाउट क्लास में पूछिए ना, सिलेबस को आगे बढ़ाने दीजिएगा। ऐसा होगा कि संडे को टेस्ट तो पेपर तो रेडी हो गया, नहीं पढ़ाने दीजिएगा तो पेपर में सवाल आ जाएगा और हम पढ़ाए नहीं होंगे, और उसके जिम्मेवार फिर हम अपने आप को नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं है? अरे पी पाई डी पाई कहां से आएगा? यही ना है पाई बॉन्ड यार। तो कार्बन नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल होता है क्या? कार्बन नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल होता है क्या? तो क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? अरे यार प्रकाश कुमार, ऊपर अगर सिंगल बॉन्ड होता। आइए 14 देखते हैं। 14 में ये दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाए हैं, शायद आप इसलिए पूछे होंगे, तो मैं इन्हीं पे ज्यादा फोकस करता हूँ। ए और सी के स्ट्रक्चर तो बना चुका हूं, तो मैं सिर्फ बी और डी बता देता हूँ। पहले डी बता, डी है H4SiO4, या इसको ऐसे भी लिखते हैं SiOH होल 4। इसको बोलते हैं सिलिसिक एसिड, या ये ऑर्थो है तो ऑर्थो सिलिसिक एसिड बोलते हैं। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके वाटर निकाल दीजिए तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिलिसिक एसिड को, और वाटर निकाल दीजिए तो ये आ जाएगा H6Si2O7, ये आ जाएगा। और इसे बोलेंगे पायरो सिलिसिक एसिड। स्ट्रक्चर देख लीजिए, SiOH OH OH OH, 2 मॉलिक्यूल लीजिए, SiOH OH OH OH। अब क्या कीजिए, एक मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकाल लीजिए। एक मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकाल लेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा SiOH OH OH O SiOH OH OH। ये है पायरोसिलिसिक एसिड या डाइसिलिसिक एसिड। अब अपन इसको देख लेते हैं। सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, 2 सेंट्रल एटम है सिलिकॉन sp3 sp3। MOM लिंकेज, ऑक्सो लिंकेज, ये भी है MOM लिंकेज। MM लिंकेज नहीं है, नन प्लानर। sp3 होगा तो नन प्लानर ही है, नन प्लानर। सो देखिए इसका आंसर क्या होगा, डी का आंसर बता रहा है। डी का आंसर होगा सेंट्रल एटम इज sp3, p होगा, q होगा, s होगा। मुझे बताइए डी समझ में आया या नहीं आया? संभव शांत रहोगे कि ये डाउट क्लास में डिस्कस करना? प्लीज डोंट मैसेज सो मच। आर ऑप्शन इसलिए नहीं आया कि मेटल मेटल, एम मतलब मेटल, मेटल मेटल लिंकेज नहीं है। अगर SI लिंकेज होता तो आर ऑप्शन होता, ये बॉन्ड होता तो आर ऑप्शन होता। एस नन प्लेनर है, नन प्लेनर है। आप बताओ sp3 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कभी एक प्लेन में आ सकता है? टेट्राहेड्रल कभी एक प्लेन में आ सकता है? सो एस होगा, नन प्लेनर है। अगर टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल एक प्लेन में नहीं आ सकता है। सो आंसर होगा नन प्लेनर। सो आई होप कि डी समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं बी देखता हूं। बी देखिए, एक बार ध्यान से डी और बी को देखिए। H6 है, H6 है, Si2 है, B2 है, O7 है, O7 है। तो है क्या कि सिलिकॉन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और बोरन के बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 बोरन एटम है, अब 2 निगेटिव चार्ज है, तो 2 निगेटिव चार्ज देंगे तो इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये इसी जैसा हो जाएगा। सो स्ट्रक्चर सी, बी का स्ट्रक्चर ठीक डी के जैसा होगा, बस बोरन पे निगेटिव चार्ज लगाना। तो देखिए स्ट्रक्चर देखिए, बी OH OH
OH 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस पे एक निगेटिव चार्ज दे दीजिए, तो ये चौथा बॉन्ड बना लेगा B। इस पे भी निगेटिव चार्ज दे दीजिए, OH OH OH। ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड है तो इसका भी आंसर जो होगा, बी में जो सेंट्रल एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, इसका भी आंसर सेम होगा बी का। पी होगा sp3 हाइब्रिडाइज, MOM लिंकेज है, Q होगा, और नन प्लेनर है क्योंकि sp3 है, sp3 है। सो आई होप कि आपको 14 समझ में आ गया होगा। बाकी दो के मैं स्ट्रक्चर बनाया हुआ हूं, तो आप स्ट्रक्चर बना के देखिए, 14 समझ में आ गया होगा। ये दो सिंपल सवाल हैं जो जल्दी से देखते हैं इन दोनों को। बहुत सारे सवाल मैंने ऐसे कराया है। आप बच्चे हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं, कोई कहता है डाउट में डिस्कस कर लेना सर, कोई कहता है 6 बता दो सर, कोई कहता है मोल शुरू कर दो सर। 2 साल मैं खुद ही इस सारी आपके सजेशन से नहीं चलूंगा, इन सारी की जिम्मेवारी मेरी अपनी। तो कहाँ मुझे नेग्लेक्ट करना है, कहाँ पढ़ाना, ये मेरी जिम्मेवारी। 2 सवाल बचा हुआ है, लिख दिया मोल पढ़ाओ सर, भाग जाओ क्लास से, नहीं पढ़ने का मन है। मोल तो आता नहीं है, बिना मैसेज टाइप किए नहीं रह सकते। पढ़ने में मन ही नहीं लगता है तुम्हें, तभी तो ये समस्या है। जो पढ़ाएंगे ना उसमें मन नहीं लगेगा, ना रेगुलर रहोगे। एनीवे, यहाँ देखिए पहले सवाल में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है। ऐसा सवाल हम बहुत पहले कराए हैं, मतलब शुरुआत में ढेर सारा कराए हैं, पता नहीं क्यों अब तक भूल गए होंगे आप। लेक्चर 6-7 में देखिएगा ढेर सारा कराए। तो जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, जेड एक्सिस है। पहला देखिए, पहला पी है, पी में डी बाई जेड है, तो बाई ले लीजिए ऊपर। डी बाई जेड कैसा होगा, ऐसा होगा, ये हो गया डी बाई जेड होगा। और दूसरा पहला का पी है, उसके बाद 1 है, 1 में पी वाई है, पी वाई इधर होगा, ये पी वाई है। इसमें जो ओवरलैपिंग होगा बेटा, ये ओवरलैपिंग, ये टू लोब इंटरेक्शन होगा, टू लोब इंटरेक्शन होगा। और ऑफ कोर्स ये पाई बॉन्ड बनाएगा, कैसा बनाएगा, लैटरल ओवरलैपिंग है, तो ये पाई बॉन्ड होगा। पहला ही सही लग रहा मुझे, फर्स्ट ही सही लग रहा है। 1 का 2 देखिए, टू लोब इंटरेक्शन है, टू लोब इंटरेक्शन है, सो फर्स्ट ही सही है, फर्स्ट पाई बॉन्ड है। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस। एक तो मैं बोल रहा हूं कि नो वॉइस तो आप लिखना ही छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता चलता है वॉइस नहीं आएगा। नो वॉइस जो आता है वो नेटवर्क एरर के कारण आता है, वो आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। नो वॉइस हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप तो लिखना ही छोड़ दो, अननेसेसरली आप डिस्टर्ब करते हो और कुछ नहीं करते। किसी, इतने बच्चे हैं ऑनलाइन हैं, किसी एक का नेट खराब होगा थोड़ा सा भी तो नो वॉइस हो जाए। तो नो वॉइस तो आप लिखना ही छोड़ दो, अपने आप बीच में वॉइस आना बंद नहीं हो सकता है ना। तो वो नेटवर्क इशू के कारण होता है, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, आप सिर्फ लिख के हमें डिस्टर्ब करते हैं। सो यहां देखिए, इसमें तो बहुत क्लियर हो गया कि ए सही है। 19 देखिए, 19 तो और तेजी से करेंगे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिजल्ट इन डेल्टा बॉन्ड। आपको पता है डेल्टा बॉन्ड में 4 लोग इंटरेक्शन होता है, मतलब थर्ड होगा। अब ढूंढिए थर्ड कहाँ है, थर्ड सिर्फ यहाँ पे है, मैं ज्यादा देखूंगा ही नहीं, यही आंसर मार्क। डेल्टा बॉन्ड में 4 लोग का इंटरेक्शन होगा, तो मैं कहीं देखूंगा ही नहीं। 4 लोग के इंटरेक्शन वाला थर्ड ऑप्शन है, थर्ड सिर्फ इसमें है और कहीं है ही नहीं, तो मैं चुपचाप बी आंसर मार दूंगा। आगे बढ़ते हैं और मोल पढ़ाते हैं। वापस आ जाइए मोल में, वापस आ जाइए मोल में। मोल में पिछला जो टेबल कराया था, एक अभिषेक कुमार हमको मैसेज किया था कि फिर से रिपीट कर दो, नहीं करूंगा। दूसरा बहुत ही सिंपल सवाल है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये बहुत आश्चर्य है। और सबसे बड़ी बात है, जिन फॉर्मूले को मैं लगा रहा हूं उन फॉर्मूलों को पहले 10 बार लिख चुका हूं, 2-3 जगह पे लिख चुका हूं। आई होप कि धीरे धीरे आप सीख जाए।
जाएंगे और आपका होमवर्क है, मैं यहाँ होमवर्क लिख रहा हूं, होमवर्क है रेस 1 और पीसी का, रेस 1 पीसी का। मुझे सिर्फ ये बताइए कि रेस आपको मटेरियल ये उपलब्ध है नहीं है आपके ऐप पे? रेस 1 उपलब्ध है नहीं है? मुदित अग्रवाल ने, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बोला है अवेलेबल है, वेरी गुड। तो रेस 1 लीजिएगा, जिसको उपलब्ध नहीं है प्लीज वो हाथ पैर जोड़ के बैठ जाओ। सब लिख रहे हैं, कुछ बच्चों ने लिख दिया नहीं, उनको ये भी नहीं पता मटेरियल है या नहीं। तो आपके मटेरियल उपलब्ध है, सो आप प्लीज, शुरू में ही मिला था, एक बार और लिख दो कहां पे अवेलेबल है, ये कहां पे ये मटेरियल अवेलेबल है? एलन सीसेट पर, यस एलन सीसेट पे ये मटेरियल है, हार्ड कॉपी भी है। अच्छा, एलन सीसेट पे अवेलेबल है, वेरी गुड। तो एलन सीसेट पे अवेलेबल है, वहां से आप पिक कर सकते हैं। एक बार मैं एवरीवन कर दूं तो सबको पता चल जाए, रुक जाओ फिर से मैसेज कर देना। मैंने एवरीवन कर दिया, कहां पे अवेलेबल है ये लिख दो, है ना? प्लीज मुझे मत मैसेज किया करो, एक एक बच्चा मैसेज करता है सर इसका सोल्यूशन भेज दो, सर ये भेज दो, सर वो भेज दो। वेरी गुड, सो ये अवेलेबल है। मटेरियल खुद कलेक्ट करके रखा कीजिए, बीच में मांगिएगा तो हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास उतना कलेक्टेड फॉर्मेट नहीं रहता है। मटेरियल देने का काम मैनेजमेंट का होता है, वो आपको मैनेजमेंट देती है, प्रोवाइड कराती है। ओके, अब मैं नो वन कर रहा हूं और मोल पढ़ा रहा हूं। अगर S2 चैप्टर का कोई क्वेश्चन छूट गया है ना, जैसे मुझे आज एक बच्चे ने 4 नंबर मैसेज किया था, तो वो मेरे सीट में नहीं था, तो वो मुझे आज व्हाट्सएप कर देगा, अगली क्लास में ले लूंगा, और रेस 1 बनाना है आपको। फिर भी अगर रेस 1 में दिक्कत होगी, आपको नहीं मिलेगा मटेरियल, उपलब्ध नहीं होगा, तो व्हाट्सएप करना, मैं अवेलेबल करा दूंगा। आइए इस सवाल को कर, 2 into 10 to the power 20 molecules of CO2 is added to 88 milligram of CO2. Find total number of moles. देखिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कह रहा है, तो CO2 है कितना? CO2 है 2 into 10 to the power 20 molecules प्लस 88 मिलीग्राम, ये CO2 है, इतना है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, तो क्या करेंगे? 2 into 10 to power 20 मॉलिक्यूल्स है, मोल निकालना है, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, 6 ले लो, 6 into 10 to the power 23 ले लो, इतना मोल हो गया, प्लस 88 मिलीग्राम है, 88 मिलीग्राम है, मिली को 10 to power -3 ग्राम लिख दिया। मास गिवन है, मोलर मास गिवन है, मोल निकालना है, मास गिवन है, मोल निकालना है, तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, CO2 का मोलर मास आता है 44 मोल। मुझे बताना ये समझ में आया है या नहीं आया? मुझे बताना ये समझ में आया कि नहीं, दोनों को मोल में चेंज कर दिया। मॉलिक्यूल को मोल में कैसे किया? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके। मास को मोल में कैसे किया? मोलर मास से डिवाइड करके, बन गया। और CO2 बराबर हो गया 1/3 into 10 to the power -3 मोल प्लस 2 into 10 to the power -3 मोल, और CO2 बराबर हो गया 1/3 प्लस 2 मिली मोल बराबर 2.33 मिली मोल। दिव्यांशु क्यों ऐसा कर रहे? इतनी बार मैसेज क्यों टाइप कर रहा है? एकदम इतने इतने बदमाश बच्चे हैं ये लोग, 50 बार आंसर लिख के टाइप कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। From 160 gram of SO2 sample,
इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 आर रिमूव, इतना मॉलिक्यूल्स रिमूव किया गया। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट ओवर SO2 एट NTP। तो देखो जरा सा, SO2 है कितना, 160 ग्राम है, और इसमें से कितना मॉलिक्यूल लेफ्ट किया गया, 1.2046 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल। तो या तो दोनों को हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें, या दोनों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दें, जो है आप कर सकते हैं, या दोनों को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दें। तो कन्वर्ट कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स में। इसका मोलर मास आएगा 64, तो 160 बाई 64 माइनस 1.20 मोल हो जाएगा, ये मोल माइनस 1.2046 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 मोल। दोनों को मोल में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया 16 चौका 64, 10/4 2.5 मोल माइनस, इसको कट करोगे तो 2 आएगा ऊपर और कैंसिल, -2 मोल, ये होगा 0.5 मोल। मुझे बताओ यहां तक समझ में आया? हाँ, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, ये बहुत नंबर है। इसके बराबर हम कहीं कहीं 6 इंटू 10⁻23 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन है, ये हम ले लेते हैं। क्यों ले रहे नहीं, हम ले लेते हैं क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं, कैलकुलेशन में सुविधा के लिए भी ले लेते हैं। 0.5 मोल आ गया। सर क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। लेकिन पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ SO2 एट NTP। सो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स होता है वॉल्यूम एट NTP अपॉन 22.4। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम एट NTP होगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4, और ये आएगा इन लीटर। 0.5 इंटू 22.4 11.2 लीटर। एक एक सवाल को समझना है बेटा आपको। आइए इस सवाल पे आते हैं। वैभव पाटीदार ये बोलना कि 23,000 लाख करोड़ का अंतर है, वो ओके, इट्स फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 का पावर 23 के रिस्पेक्ट में कितना अंतर है? नहीं है। ऐसे आप देखिए, ये तो कितना अंतर है, ये रिलेटिव चीजें हैं। 10 का पावर 5 लिखते हैं तो आपको लगता है 1 लाख रुपया है, और 10 का पावर 10 लिखते हैं तो 10 का पावर 10 लिखते हैं तो 1000 करोड़ रुपया है। 1000 करोड़ रुपया में से 10 का पावर 1 लाख घटाइएगा, कितना आएगा? 10 का पावर 10 ही आएगा। सो कितना भी बड़ा हो, कंपेयर किससे कर रहे हैं, इससे अंतर देखते हैं, न कि ये वैल्यू बहुत बड़ा है ऐसे देखते हैं, नहीं। आइए इस सवाल को करते, कह रहा है वॉल्यूम इन लीटर ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट NTP। हाइड्रोजन है 20 ग्राम है, मोलर मास 2 होता है, तो 20/2 मोल हो गया। टेन मोल हो गया। और नंबर ऑफ मोल को जब वॉल्यूम एट NTP निकालना हो, वॉल्यूम एट NTP निकालना हो, तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लीटर हो जाएगा, 2224 लीटर हो जाएगा। ये आंसर है। देखिए, मोल से वॉल्यूम निकालना हो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां भी वही किए, देखिए यहां भी वही किए, 22 मोल में मल्टीप्लाई किए 22.4 से। तो प्लीज फार्मूला को यूज करना सीखिए।
इस सवाल पे आई। फोर्टीन ग्राम नाइट्रोजन है और 22 ग्राम CO2 है, दोनों को मिक्स कर दिया है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर एट एनटीपी। तो पहले नाइट्रोजन देखो कितना है, नाइट्रोजन है 14 ग्राम, ये हो जाएगा 14/28 मोल बराबर 0.5 मोल निकाल लिया नाइट्रोजन का। 28 कहां से आया, मोलर मास हो गया 28 ग्राम। सेकंड गैस CO2 है, ये 44 ग्राम है, नहीं 22 ग्राम है, क्वेश्चन में 22 ग्राम। ये हो जाएगा 22/44 मोल। क्यों 44 से क्यों डिवाइड किया, मोलर मास होता है 44 ग्राम। ये हो जाएगा 0.5 मोल। टोटल मोल्स ऑफ गैस, वॉल्यूम एट एनटीपी होगा, जो मोल होता है उसे 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 22.4 लीटर, मीन्स 22.4 लीटर। जो बच्चे ना एक आंसर लिख के और कई बार लिख रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं और अपना भी। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। किसी को वॉल्यूम से, नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम निकालना या वॉल्यूम से मोल निकालना ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, there are 672 ml of ozonized ऑक्सीजन। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन में ओजोन का मिक्सचर है। सिक्स 72 ml ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन एंड ओजोन का मिक्सचर है और एनटीपी पे है, और इसका मास है 1 ग्राम। इसका मास कितना है, 1 ग्राम। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। इसमें ओजोन का वॉल्यूम कितना है, तो देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास मां है, सॉरी मेरे पास ऑक्सीजन एंड ओजोन है। मेरे पास क्या है, ये दोनों है 672 ml, ये दोनों है 672 ml और ओजोन का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो मान लेते हैं ओजोन है बेटा x ml। कसम से तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, झूठ मत बोलना, 672 माइनस x ml होगा ना, बोलो ना बोलो ना। सो मेरे पास ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन एंड ओजोन का मिक्सचर, टोटल 672 ml है, और कहां पे है ये, एट एनटीपी है। अब कह रहा है इसका मास है 1 ग्राम। ऐसा करते हैं कि इसका मोल निकाल लेते हैं और फिर मास निकाल लेते हैं। तो देखिएगा देखिएगा, ऑक्सीजन है 672 माइनस x ml है, इसमें मोल चाहिए तो 22,400 से डिवाइड कर देंगे। क्यों क्यों 22,400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ml में है, तो 22.4 लीटर नहीं 22,400 ml से डिवाइड करेंगे, तो ये ऑक्सीजन का मोल आ जाएगा, और इससे 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। अब देखिए ओजोन है x ml, इसे भी 22,400 से डिवाइड कर देंगे तो ये ओजोन का मास मोल आ जाएगा, और इससे ओजोन का मोलर मास होता है 48, तो 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा, और टोटल मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 ग्राम। सो 1, दिस इंप्लाइज x कैन बी कैलकुलेटेड। x जो भी आएगा वो आंसर होगा। थोड़ा सा समझने के लिए देखिए, वॉल्यूम तो क्लियर है आपको, वॉल्यूम को 22,400 से डिवाइड किया तो ये आ गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और इसको 32 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मास ऑफ ऑक्सीजन, और 32 क्या है,
मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम को 22,400 ml से डिवाइड किया तो मोल आ गया, मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो मास आ गया, टोटल मास दिया हुआ है 1 ग्राम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मुझे बताइए समझ में आया या नहीं आया? यस नो? 56 आता है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम आयन। ये एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जिसे समझने में बच्चों को दिक्कत होती है। ग्राम एटम मतलब मोल ऑफ एटम। कहीं पे अगर लिखा हो 1 ग्राम एटम तो इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ एटम। कहीं पे अगर लिखा हो 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। कहीं पे लिखा हो 1 ग्राम आयन, ग्राम एटम एक साथ लिखा होना चाहिए, ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ लिखा होना चाहिए। 1 ग्राम आयन, इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ आयन। देखिएगा मैं लिख रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है 5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मास कितना होगा बताना जरा। 5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा बताना। वेरी गुड अर्चित अरोड़ा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 80 सही आंसर है, वेरी गुड। 5 ग्राम एटम का मतलब हो गया कि 5 मोल ऑक्सीजन एटम, और एटम है तो 5 इंटू 16 मोल हो गया, और एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया 80 ग्राम। वेरी गुड बेटा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं 5 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स, ये कितना मोल होगा या कितना ग्राम होगा? इसका मास बताओ। 5 ग्राम ऑक्सीजन एटम, इसका मास बताओ। 5 ग्राम, ये 5 ग्राम, ये 5/16 मोल ऑक्सीजन एटम है। तो देखिए कीवर्ड क्या है, कीवर्ड क्या है? ग्राम एटम अगर एक साथ होगा तो वो मास नहीं दिया हुआ है, ग्राम एटम को आप रिप्लेस कर दीजिएगा मोल से। लेकिन यहाँ पे ग्राम एटम एक साथ नहीं है, इसका मतलब ये मास दिया हुआ है। तो इस बात को समझिए, ये वर्ड एक साथ होंगे तो हम उसे मोल समझेंगे, ये वर्ड एक साथ होंगे तो हम उसे मोल समझेंगे। अब इस सवाल को कर लीजिए। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है। इस सवाल को कीजिए, करते हैं। 90 ग्राम ग्लूकोज, नाइन्टी ग्राम C6H12O6 है, इसका मोलर मास होगा 180, 72, 12, 96, 180 ग्राम इसका मोलर मास। अब देखिए 90 ग्राम ग्लूकोज है तो ये हो जाएगा 90/180 मोल बराबर 0.5 मोल ग्लूकोज C6H12O6। हमने मोल निकाल लिया। अब पहला सवाल देखिए, फर्स्ट है ग्राम एटम ऑफ कार्बन। ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब हुआ मोल ऑफ कार्बन एटम, तो फर्स्ट होगा ग्राम एटम ऑफ कार्बन, मतलब मोल ऑफ कार्बन। तो एक मोल में 6 मोल कार्बन होता है, फॉर्मूला देखिए, एक मोल में 6 मोल, तो 0.5 मोल में होगा 0.5 इंटू 6 बराबर 3।
सेकंड है ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का मतलब हुआ कि मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल ऑफ ग्लूकोज, मोल ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा 0.5। तीसरा है ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखिए एक मोल में 12 मोल है, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हो गया मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन एक मोल में 12 तो 0.6 में होगा, 0.5 में होगा, 0.5 इंटू 12 ये आएगा 6। फोर्थ देखिए ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा बेटा 0.5 इंटू 6, 3। ये सारा आंसर है। सो आप कुछ मत पूछो ना, पहले आप जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ाया वो पहले बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया। कि 90 ग्राम ग्लूकोज में जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब आप समझो मोल ऑफ कार्बन, इसका मतलब आप समझो मोल ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब समझो मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब आप समझो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये समझना है तो निकाल लीजिए। ऑक्सीजन का कैसे गलत है? नितिन कुशवाहा तुम 10 बार लिख चुके हो ऑक्सीजन का गलत है, मुझे तुम्हें पीटने का मन कर रहा है। 8 से क्यों मल्टीप्लाई होगा बे? 8 कहां है जो 8 से मल्टीप्लाई होगा नितिन कुशवाहा? नितिन कुशवाहा ऐसे सोच रहा है, देखो मैं बता रहा हूं, सोच रहा है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 6 से मल्टीप्लाई किए, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 8 से मल्टीप्लाई होगा। नितिन कुशवाहा ऐसे नहीं सोचना है, एक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन का एटम है तो 6 से ही ना मल्टीप्लाई होगा। ओह, कैसा कैसा बच्चा होता है, हम कुछ बोलते हैं आप कुछ करते हैं। ये बताइए, ये वाला बताइए, कैलकुलेट मास ऑफ 2 ग्राम आयन ऑफ, 2 ग्राम आयन ऑफ NH4 प्लस। 2 ग्राम आयन, ग्राम आयन एक साथ है, इसका मतलब होगा 2 मोल ऑफ NH4 प्लस, इसका मतलब होगा 2 इंटू इसका मोलर मास होता है 18 ग्राम, 36 ग्राम, ये आंसर होगा। सो फिर से सुनिए मेरी बात, ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम आयन होगा तो आप उससे मोल समझिएगा। ग्राम एटम मतलब मोल ऑफ एटम, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल ऑफ मॉलिक्यूल, और ग्राम आयन मतलब मोल ऑफ आयंस। अनन्या यादव, नाइट्रोजन 14 होता है भाई, 7 से बनाया है और 22 लाया। अब कुछ लॉ है, अब कुछ लॉ है। कुछ लॉ है जो जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये लॉ, बट जानना है आपको। पहला लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इन ए केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction, total mass remains conserved
दीपक गुप्ता, स्पीड स्लो ही है, आपका कंसंट्रेशन कम रहता है जिससे समझ नहीं पाते। स्पीड स्लो ही है, आपका कंसंट्रेशन कम रहता है जिससे समझ नहीं पाते। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, सारे अगर नहीं भी समझ पाया तो सारे क्वेश्चन को आपको दोबारा खुद से देखना है, बनाना है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक एक लाइन का सवाल है, समझ में आ जाएगा, दोबारा देखोगे लेक्चर नोट को। इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो टोटल मास कंजर्व रहता है। कह सकते हैं देयरफॉर टोटल मास बिफोर रिएक्शन, टोटल मास बिफोर रिएक्शन बराबर टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। अब मैं एक पॉइंट नोट में लिख देना चाहता हूं, नोट इन न्यूक्लियर रिएक्शन मास इज नॉट कंजर्व। जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो मास कंजर्व नहीं रहता है, मास इज नॉट कंजर्व। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि किसी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास कंजर्व रहते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास कंजर्व रहते हैं, लेकिन जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है बैलेंसिंग इज नॉट बेस्ड ऑन दिस मास कंजर्वेशन। कह सकते हैं बैलेंसिंग इज बेस्ड ऑन एटम कंजर्वेशन, बैलेंसिंग इज बेस्ड ऑन एटम कंजर्वेशन। सो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो मास कंजर्व रहता है, जितना मास बिफोर रिएक्शन होगा उतना ही मास आफ्टर रिएक्शन होगा। लेकिन जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो जरूरी नहीं है कि मास कंजर्व रहता है, सब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो अपन न्यूक्लियर रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन ना माने, तो ये एक्सेप्शन है इसका। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। all pure sample of the same compound contain the same element combined in the same proportion by mass। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा दिक्कत, और बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए हैं, ये एक सबसे बड़ा समस्या है, और जिसके कारण कोई कुछ भी लिखता भी रहता है। जो पहले से पढ़े हुए हैं वो थोड़ा पेशेंस रखें, अपने स्किल को रिफाइन करें, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेटेड रहें और थोड़ा समझें कि सर ने क्या बोला, थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। पहला पॉइंट मैंने पहले लॉ में बोला कि केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है, और एक एक्सेप्शन बोला कि अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो मास कंजर्व रहना जरूरी नहीं है। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसे देखिए, कह रहा और all pure samples of the same compound contain the same elements combined in the same proportion by mass। जैसे मान लो पानी, प्योर वाटर, प्योर वाटर इंडिया से आया, इंडिया का प्योर वाटर मैं ले रहा हूं, प्योर वाटर, और प्योर वाटर आप अमेरिका से लाइए, प्योर वाटर, या प्योर वाटर आप अलग अलग सोर्स से लाइए, कुएं से लाइए, झील से लाइए, अगर प्योर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज आएगा वो सेम आएगा। यानी कि इंडिया का प्योर वाटर में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होगा और अमेरिका के प्योर वाटर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होगा, ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि जो प्योर वाटर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटम्स का जो रेशियो होगा वो हर सैंपल में सेम होगा।
तो ये ऑब्वियस है, ये आपको समझ में आता है, अब इसी को लॉ बना दिया गया। एक्सेप्शन है आइसोटोप्स। देखिए वाटर ये भी है और वाटर ये भी है, अब मास रेशियो सेम नहीं होगा, ये हेवी वाटर है। आप कहिएगा सर इन दोनों वाटर पे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन लगेगा, तो नहीं लगेगा। क्यों? आइसोटोपिक वाटर है, H2O है और D2O है, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम है, तो आइसोटोप सेम होना चाहिए। हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ आइसोटोप होता है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का, तो आइसोटोप सेम होना चाहिए। आइसोटोप डिफरेंट होगा तो मास डिफरेंट हो जाएगा, फिर परसेंटेज कंपोजिशन सेम नहीं होगा। मुझे बताना ये आइसोटोप वाली बात समझ में आई या नहीं है? यस, नो? वेरी गुड। क्षितिज तांजी क्या नहीं समझ में आया? क्षितिजा तानाजी, तानाजी क्या नहीं समझ में आया? मैंने यहाँ साफ तो लिख दिया बेटा कि H2O है, अगर प्योर वाटर है कहीं से भी लाए हो, अमेरिका, जापान, यूएस, कहीं से भी आप लाए हैं, तो कहीं से भी आप लाएंगे प्योर वाटर, तो उसमें कंपोजिशन सेम होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन पे 1 एटम ऑक्सीजन का होगा। लेकिन मान लो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ले लिया किसी वाटर में, तब तो कंपोजिशन नहीं सेम होगा ना, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ड्यूटेरियम का मास 2 होता है ना? तो हाइड्रोजन का मास और ड्यूटेरियम का मास अलग होने के कारण मास परसेंटेज बाई मास क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। नहीं होगा ना D2O में सेम। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इसका मोलर मास निकालो ना, समझ में आ जाएगा। इसका मोलर मास 18, इसका मोलर मास 20, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज हो जाएगा 2/18 इंटू 100, इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज हो जाएगा 4/20 इंटू 100। तो परसेंटेज कहां सेम आया? ड्यूटेरियम का परसेंटेज सेम नहीं आया, तो ये एक्सेप्शन है। आइसोटोपिक वाला मत ले लेना, ये क्या है, प्योर का मतलब सेम आइसोटोप वाला लेना है। यस, सेम आइसोटोप रहे तो सही रहेगा। ऋतिक राज, आपको समझ में आ गया। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। टू एलिमेंट्स A and B combine to form more than one compound. When two elements, when लिख दो पहले, when two elements A and B combine to form more than one compound, then the masses of A which separately combine with a fixed mass of B or vice versa are in the ratio of a small whole number. समझाता हूं मैं। दो एलिमेंट है A और B, तो ऐसा करो दो एलिमेंट आप ले लो। हमने ले लिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, इनसे मिला के बनाया वाटर एंड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दो कंपाउंड बना दिया, एक से ज्यादा। देन द मासेस ऑफ A which separately combined with a fixed mass of B,
किसी एक का, हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दो। तो हाइड्रोजन आप ले लो 2 ग्राम, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन से वाटर में ऑक्सीजन कितना कंबाइन किया है, मुझे लिख के बताओ। 2 ग्राम हाइड्रोजन से H2O में, वाटर में ऑक्सीजन कितना ग्राम कंबाइन किया है? 16 ग्राम। तो H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन 16 ग्राम कंबाइन किया है, और H2O2 में 2 ग्राम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन 32 ग्राम कंबाइन किया है। तो देखिए हमने एक का मास फिक्स रखा है 2 ग्राम। तो यहां देखिए 2 एलिमेंट है H एंड O, कंबाइन टू फॉर्म more than one compound H2O and H2O2. Then the masses of A which separately combined with a fixed mass of B. तो हमने B फिक्स मास ये ले लिया 2 ग्राम 2 ग्राम, ये फिक्स कर लिया फिक्स। तो आप देखो ऑक्सीजन एक में 16 ग्राम कंबाइन करता है, एक में 32 ग्राम कंबाइन करता है। आर इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर। तो आप देखो जरा सा रेशियो निकालो। mass of oxygen combined with mass of oxygen combined with 2 ग्राम hydrogen in H2O2 by mass of oxygen combined with 2 ग्राम हाइड्रोजन इन H2O। मुझे बताओ ऊपर कितना होगा? मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद 2 ग्राम हाइड्रोजन इन H2O2 कितना होगा? ये कितना होगा? 32। और नीचे कितना होगा? नीचे 16, ये आ रहा है 2/1। तो यही कह रहा है कि ये जो रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर होगा। आप देखिए रेशियो आया 2/1, स्मॉल होल नंबर है। तो ये बड़ा सिंपल सा लॉ है कि 2 एलिमेंट से 2 या उससे ज्यादा कंपाउंड बनाइएगा तो किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दीजिए और दूसरे एलिमेंट का मास निकालिए। तो जो दूसरा एलिमेंट का मास का रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर में होगा, ये कह रहे हैं। अब इसे सुनते तो कैसे नहीं पूछते? यस विदाउट यूनिट, सुनते ही नहीं हो। ठीक है, रिवर्स कर दोगे तो हाफ आ जाएगा। तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं कि 2 एलिमेंट, 2 या ज्यादा, एक दूसरा एग्जांपल ले लो, एक दूसरा एग्जांपल ले। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से NH3 बनाते हैं और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से N2H4 बनाते हैं। इसमें नाइट्रोजन है 14 ग्राम, हाइड्रोजन है 6 ग्राम। इसमें नाइट्रोजन है 28 ग्राम, हाइड्रोजन है 4 ग्राम। सेम रेशियो, मतलब सेम स्मॉल होल नंबर में होंगे रेशियो। 14 ग्राम के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन, तो उसमें इसमें बताओ 14 ग्राम के लिए हाइड्रोजन इसमें कितना चाहिए? 2 ग्राम, आधा कर दिए इसको। 28 के लिए 4 चाहिए तो 14 के लिए 2 चाहिए। अब देखिए नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दो। नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम दोनों में फिक्स कर दिया। और हाइड्रोजन का रेशियो देखिए, हाइड्रोजन इन NH3 बाई हाइड्रोजन इन N2H4 फॉर 14 ग्राम फॉर 14 ग्राम नाइट्रोजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन। 14 ग्राम नाइट्रोजन के लिए NH3 में हाइड्रोजन कितना है? 6 ग्राम। और 14 ग्राम नाइट्रोजन के लिए N2H4 में हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम। कितना आ गया? 3/1। तो एक का मास फिक्स करना है। अच्छा 3 ग्राम आता है, मैंने 6 लिख दिया, सॉरी, ये 3 आता है। तो ऐसा कोई बात नहीं, हाइड्रोजन आ जाएगा 3
और नाइट्रोजन ये 3/2, ये स्मॉल होल रेशियो में आया 3:2, स्मॉल होल रेशियो में आया 3:2। हाँ 3 होगा भाई, वो गलती से हो गया था 6। सो ऊपर देखिए स्मॉल होल नंबर जो उनका रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर्स में होगा 3:2, यहाँ 2:1, उलट दीजिएगा तो 1:2, सब स्मॉल होल नंबर है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया हो। दो कंपाउंड बनाइए, एक कंपाउंड एक एलिमेंट का मास को फिक्स रख दीजिए और दूसरे एलिमेंट का मास का रेशियो देखिए तो स्मॉल होल नंबर में आएगा। ये लॉ है, ये लॉ है। और इसका सॉल्यूशन, ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन ऊपर ही बना दिया हूं, तो इसको आप घर पे ट्राई करना। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हाँ, अनुज्ञा सही बोल रही है। रेशियो का इंडिविजुअल टर्म स्मॉल होल नंबर में 1:2, 1:3, 3:2, 3:4, इस तरह से। होल रेशियो स्मॉल होल नंबर में नहीं होता। होल रेशियो नहीं, अनुज्ञा सही बोल रही है। रेशियो इंडिविजुअल, अपर पार्ट लोअर पार्ट, वो स्मॉल होल नंबर में होगा। Are in the ratio of a small whole numbers like 1:2, 3:2, इस तरह से, इस रेशियो। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। फर्स्ट थ्री में दिक्कत नहीं होती, इसको समझने में दिक्कत होती है थोड़ी सी, बट कोशिश करूंगा ये भी अच्छे से समझाऊं आपको। when two elements combine separately with fixed mass of the third element, then the ratio of the masses in which they do so is either same or some whole numbers multiple of the ratio in which they combine with each other. When two elements combine separately with fixed mass of third element, तो पहली बात कि 3 एलिमेंट इसमें होना चाहिए। इसमें कितना एलिमेंट होना चाहिए? थर्ड एलिमेंट भी आ रहा है, यहाँ 2 एलिमेंट लिखा है, तो टोटल 3 एलिमेंट होना चाहिए। कितने एलिमेंट होना चाहिए? 3 एलिमेंट होना चाहिए। तो 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, then the ratio of masses in which they do so is either same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other. थोड़ा सा ऐसे समझिए, इस एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। Consider 3 elements carbon, sulfur and oxygen which combine to form CO2, SO2. Follow law of reciprocal proportion. देखिए यहां पर ऑक्सीजन आप ले लो, यहां पे कार्बन ले लो,
और यहाँ पे सल्फर लेना, एक ट्रायंगल बनाओ। कह रहा दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट कार्बन सल्फर लिया हमने, जो कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? CO2। सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? SO2। तो पहला देखिए, when two element combine separately with fixed mass of third element, थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स कर दो। यहां बनाते हैं, ऑक्सीजन लिया, कार्बन लिया, सल्फर लिया, थर्ड ये जो बनाएगा CO2 बनाएगा और ये जो बनाएगा SO2 बनाएगा। इसका मास फिक्स कर दिया 32 ग्राम। इसका मास फिक्स कर दिया तो 32 ग्राम से कार्बन जो है वो 12 ग्राम यूज हुआ और सल्फर जो है वो 32 ग्राम यूज हुआ। CO2 में कार्बन 12 ग्राम है और SO2 में सल्फर 32 ग्राम है, एक मोल लेंगे। When two elements, यहाँ two elements कार्बन सल्फर लो, combine separately with a fixed mass of third element, थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन है और उसे 32 ग्राम लिया है। Then the ratio of masses in which they do so, किस रेशियो में कंबाइन किया है? कार्बन इन CO2 बाई सल्फर इन SO2। इनका मास का रेशियो 12/32 है। Then the ratio of masses in which they do so is either same or some whole number। ये पहला रेशियो है, इसको आप लिखो रेशियो 1। एक रेशियो आ गया 12/32। अब एक दूसरा रेशियो निकालिए, कौन सा? इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर, कार्बन और सल्फर को आपस में कंबाइन कर दी, कार्बन और सल्फर को आपस में कंबाइन कर दी तो क्या बनाएगा? बनाएगा CS2। क्या बनाएगा? CS2। तो कार्बन इन CS2 बाई सल्फर इन CS2, इसका मास हो जाएगा 12 बटा सल्फर CS2 है तो 64 हो जाएगा। ये रेशियो 2 हो गया, ये हो गया रेशियो 2। रेशियो 1 बाई रेशियो 2 निकालिए, देखिए या तो सेम आएगा मीन्स 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। तो देखिए रेशियो 1 बाई रेशियो 2 निकालेंगे तो ये आएगा 12/32 इंटू 64 बाई 12, ये आ गया 2। ये आंसर हो गया। तो ये भी एक स्मॉल रेशियो, या तो सेम आता है रेशियो, दोनों जगह रेशियो या तो सेम आता है, फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो सेम होगा, या एक रेशियो, इन दोनों में से एक रेशियो दूसरे रेशियो का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यही कह रहा है कि दे डू सो आइदर सेम और सम होल नंबर मल्टीपल। तो ये जो दो तरह का रेशियो निकाला, ये दोनों रेशियो या तो सेम होगा, यहाँ पे सेम नहीं है, या एक दूसरे का एक होल मल्टीपल होगा, होल नंबर से मल्टीपल। हम तो अभी समझाए भी नहीं पूरा, अभी पूरा समझाया ही नहीं, आपने लिखना शुरू कर दिया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, आपका ध्यान इधर उधर चला गया। फिर से देखिए, कह रहा है कंसिडर 3 एलिमेंट्स। पहले मैं ऊपर इसी एग्जांपल को लेके ऊपर समझाया आपको, फिर से देखिए, कार्बन सल्फर ऑक्सीजन विच कंबाइन टू फॉर्म CO2 SO2 फॉलो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो आप ऐसा करो ना, कार्बन ऑक्सीजन कौन सा कंपाउंड बनाएगा? CO2। सल्फर ऑक्सीजन कौन सा कंपाउंड बनाएगा? SO2। तो ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दो 32 ग्राम। तो 32 ग्राम के लिए CO2 बनाने के लिए कार्बन कितना चाहिए? कार्बन इन CO2 बाई सल्फर इन CO2। मुझे बताओ ये रेशियो क्या हो? बताओ ये रेशियो क्या हो? एक बच्चा पूछ रहा है वैभव पाटीदार, जेन्युइन क्वेश्चन है कि हम CO2 ना बना के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे तो ऑक्सीजन का मास क्या फिक्स करेंगे? ऑक्सीजन का मास तो आप 100 ग्राम भी फिक्स कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप 16 ग्राम फिक्स कर लो और 16 ग्राम के लिए SO2 में सल्फर निकाल लेना। तो ये रेशियो आएगा 12/32। हम तो सुविधा के लिए 32 ग्राम फिक्स किए हैं। एक बच्चा कह रहा है
एक तो अगर मगर लगाते हो ना पूरा समझने के पहले, वो दिक्कत वाली बात है कि सर अगर हम इसको CO बनाएंगे तो ऑक्सीजन का मास क्या फिक्स करेंगे? कुछ भी फिक्स कर सकते हो, अभी भी 32 ग्राम ही फिक्स कर लो, 32 ग्राम ही फिक्स कर लो, CO बना लो। अब कितना होगा? अब ये रेशियो कितना होगा बोलो? एक बच्चा पूछ रहा है कि सर CO बनाएंगे तो कितना होगा? अब बताओ। 32 ग्राम के लिए कार्बन 24 लगेगा और सल्फर 32 लगेगा, ये रेशियो आएगा। कहां दिक्कत? आप 16 ग्राम भी फिक्स कर सकते हो, ऑक्सीजन का मास 100 ग्राम भी फिक्स कर सकते हो, आप 0.01 ग्राम भी फिक्स कर सकते हो, रेशियो पे फर्क नहीं पड़ेगा कंपाउंड जो बनाओगे। तो अननेसेसरली पूछ के आप दिमाग अभी मत खराब करो, पहले जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे समझाने दो। हम यहां CO2 बना रहे हैं, यहां SO2 बना रहे हैं, ऑक्सीजन का मास फिक्स कर लो, 32 ग्राम फिक्स करेंगे तो और इजिली सॉल्व होगा, मैं ये कह रहा हूं। सो 32 ग्राम फिक्स कर लिया, तो कार्बन इन CO2 है 12 ग्राम और सल्फर इन SO2, सल्फर इन SO2 है 32 ग्राम, ये रेशियो आ गया 12/32, ये हो गया रेशियो 1। रेशियो 1 समझ में आया? ये बताओ, इसमें पहले बताओ रेशियो 1 समझ में आया कि नहीं? यस नो? आई होप रेशियो 1 समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम रेशियो 2 की बात कर रहे हैं कि कार्बन और सल्फर का मास लिया ना रेशियो 1 में, तो रेशियो 2 बात करेंगे कि कार्बन सल्फर आपस में कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा। देखिए रेशियो 1 में कार्बन सल्फर का मास लिए, तो रेशियो 2 में ये देखेंगे कि कार्बन सल्फर आपस में कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा। तो कार्बन सल्फर आपस में कंबाइन करते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड बनाते हैं, तो कार्बन इन CH2 बाई सल्फर इन CH2 आपस में कंबाइन करते। कार्बन इन CH2 कितना होगा? 12 ग्राम। सल्फर इन CH2 कितना होगा? बोलो। 64 ग्राम। ये आएगा 12/64, ये हो गया रेशियो 2। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है कि ये दोनों रेशियो या तो इक्वल होंगे या स्मॉल होल नंबर के मल्टीपल में होंगे। रेशियो 1 बाई रेशियो 2 कर लीजिए, देखिए सेम आता है, 1:1 आता है या कुछ और आता है? 12/32 इंटू 64/12, 2/1, ये आंसर होगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया। हाँ उल्टा करेंगे तो हाफ होगा भाई, तो एक रेशियो अगर दूसरे का इंटीग्रल मल्टीपल है तो उल्टा करोगे तो हाफ ही आएगा, निस्संदेह हाफ आएगा। ये एक बच्चा कह रहा है सर इसका यूज क्या है? तो यूज ये है कि आपको ये पता चलेगा कि ये सब जब आपस में कंबाइन करते हैं तो कोई बहुत ही अनप्रिडिक्टेड रेशियो में नहीं कंबाइन करते हैं, एक ही दो रेशियो में कंबाइन करते हैं, यही यूज है और कुछ नहीं। जब मॉलिक्यूल बनते हैं तो कोई अनप्रिडिक्टेड रेशियो में नहीं कंबाइन करते हैं। कैसे हम मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में अल्युमिनियम की वैलेंसी 3 ही ले लेते हैं, कैसे हम सोडियम की वैलेंसी 1 ही ले लेते हैं, तो ये बताता है। नहीं, हम सब केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो एक्सेप्शन नहीं, और जहां भी आइसोटोप ले लीजिएगा आइसोटोप आएगा तो एक्सेप्शन हो जाएगा, जहां भी आइसोटोप ले लीजिएगा एक्सेप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, गेल-लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। देखिए अब सिंपल है, देखिए जो भी दिक्कत है वो फोर्थ लॉ में ही है, उसके अलावा सब सिंपल है। एक बच्चा CO2 वाला एग्जांपल बोल रहा है, देखो फिर से लो, ऑक्सीजन लो, कार्बन लो, सल्फर लो, इस बार कौन नहीं CO बना रहा है और SO3 बना रहा है, मान लो CO बना रहा है और SO3 बना रहा है, अपने से मान लो दिया हुआ है।
CO बना रहा है और SO3 बना रहा है। तो CO बना रहा है, इसका फिक्स मास कर दो 16 ग्राम कर दो। तो जब इसका फिक्स मास 16 ग्राम करोगे तो कार्बन इन CO बाई सल्फर इन SO3, 16 ग्राम के लिए कार्बन कितना लगेगा 12, और 48 के लिए सल्फर लग रहा है 32, तो 32 बाई 48 इंटू 16। देखिए यहां देखिए कैसे निकाला, ध्यान दीजिए। 16 ग्राम फिक्स किए हैं, तो SO3 में सल्फर 32 है और ऑक्सीजन 16 इंटू 3 है, तो 48 के लिए सल्फर लग रहा है 32, 48 के लिए, तो 16 के लिए कितना लगेगा 32/3 लगेगा। तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 32/3। ये रेशियो आएगा 12 इंटू 3/32, ये हो गया रेशियो 1, ये हो गया रेशियो 1। देखो या तो ऑक्सीजन 16 ले लो या तो ऑक्सीजन 48 ले लो, तो कैलकुलेशन एक में करना पड़ेगा। आप ऑक्सीजन 48 ले लो तो और इजीली समझ में आएगा। ऑक्सीजन का जो मास है फिक्स करना है, कोई भी मास लीजिएगा बनेगा, लेकिन आपको निकालने नहीं आ रहा है। देखिएगा जरा सा, समझ में आ जाएगा। फिर से देखिए, फिर से देखिए, कोई भी आप ऑक्सीजन का मास फिक्स कर सकते हैं, 100 ग्राम भी फिक्स कर सकते हैं। सो प्लीज अगर कोई मास मैं फिक्स करूं तो आप उसे चेंज मत करो। चलो मैंने 16 किया था, अब 48 ग्राम कर देते हैं, फिक्स कर देते। देखिए 16 किया तो हमें इसमें चेंज करना पड़ा, 48 करेंगे तो इसमें चेंज करना होगा, ये एक अंतर है। अगर 100 ग्राम कीजिएगा तो दोनों में चेंज करना। सो यहाँ पे देखिएगा, प्लीज यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ मत लिखिए, कुछ मत लिखिए, यहाँ पे देखिए 48 ग्राम फिक्स कर लीजिए और CO बनाइए। तो CO जब बनाते हैं, CO जब बनाते हैं तो कार्बन जब 12 ग्राम होता है तो ऑक्सीजन 16 ग्राम होता है। तो ऑक्सीजन अगर हम 48 ग्राम करेंगे, मतलब 16 इंटू 3, तो कार्बन हो जाएगा 12 इंटू 3, 36 ग्राम हो जाएगा। और SO3 में देखिए, SO3 में देखिए ऑक्सीजन 48 है, सल्फर 32 है। तो देखिए अब क्लियर हो रहा होगा आपको कि कार्बन इन CO ऐसे लिखो 448 ग्राम, 448 ग्राम ऑक्सीजन, कार्बन इन CO बाई सल्फर इन SO3। कार्बन इन CO अब 36 हो जाएगा और सल्फर इन SO3 32 हो जाएगा। ये हो गया रेशियो 1, ये हो गया रेशियो 1। मुझे बताना रेशियो 1 समझ में आया? रेशियो 1, यस। अब रेशियो 1 हो गया बेटा, रेशियो 2 देखिए, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएगा? CH2 बनाएगा। जब ये आपस में कंबाइन कराएंगे तो क्या बनाएगा? CH2 बनाएगा। CH2 में कार्बन इन CH2 बाई सल्फर इन CH2, ये होगा 12/64, ये हो गया रेशियो 2। आप रेशियो 1 बाई रेशियो 2 निकालिए। छत्तीस बाई 32 इंटू 64/12, 6 आ गया। नहीं आया समझ में? समझ में आया ना? सो अब देखिए गेलुजक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत होती
है इस लॉ में, इसलिए मैंने टाइम ज्यादा दिया आपको। यार शुभम, तुम 10 बार पूछ रहे हो ये स्मॉलेस्ट रेशियो कितने नंबर तक हो सकता है? 1000 तो नहीं हो सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि हम 7 बोल दें 7 तक हो सकता है, हम ये बोल दें 11 तक हो सकता है। स्मॉल मतलब स्मॉल होगा, हम ये नहीं कह 3 ही तक होगा, 4 ही तक होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। सो ठीक है, टाइम ओवर हो गया, बट मैं एक लॉ और बताना चाहता हूँ, गेलुजक लॉ ऑफ कंबाइनिंग। बोलो। gases combine in a simple ratio of their volumes, provided all measurements should be done at same pressure and temperature। ये कह रहा है जो गैस आपस में कंबाइन करते हैं वो सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं। जैसे मान लो N2 गैस है, 3H2 गैस है, 2NH3 गैस है, तो हम बोलेंगे 1 लीटर नाइट्रोजन will combine with 3 liter hydrogen to produce 2 liter ammonia at same pressure and temperature। हम एक रिएक्शन लिखें, रिएक्शन गैस में होना चाहिए, गैसियस रिएक्शन होना चाहिए, रिएक्शन गैस में होना चाहिए, हम एक गैसियस रिएक्शन लिखें। और गेलुजक लॉ कहता है कि जब रिएक्शन बैलेंस होगा तो उसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो से, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम बता सकते हैं कि गैस किस रेशियो में कंबाइन करेगा अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम है। इसको लिख देता हूं मैं कि 1 liter of nitrogen will react with 3 liter of hydrogen to produce 2 liter of ammonia at same pressure and temperature। ये है गेलुजक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसे दोबारा भी बताऊंगा। अब नेक्स्ट है, लास्ट है अवोगाद्रोज हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। मैं ये भेज दूं, आपको मटेरियल भेज दूं। नेक्स्ट क्लास पूरा पढ़ाऊंगा, नो डिस्कशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास सेम रहता है, कंजर्व रहता है, तो गैस और ये क्या कर रहे हो? किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास सेम रहता है। हाँ, क्वेश्चन टेस्ट में यहाँ अपने यहाँ हार्ड ही आते, आसान नहीं आते। ऑफलाइन का मुझे कुछ नहीं पता है, प्लीज बार बार ये नहीं पूछो। क्या मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया? सौरभ, क्या जल्दी जल्दी बोल दिया? थैंक यू शुभम। मेरी एज क्यों पूछ रहे हो भाई?
गेलुजक लॉ, नो प्रॉब्लम, गेलुजक लॉ दोबारा आएगा तो जल्दी जल्दी बोल दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है शुक्ला सर। सौरभ, गेलुजक लॉ जल्दी जल्दी बोल दिया तो उससे कोई मतलब नहीं है, दोबारा आएगा ही। रेफरेंस बुक नहीं, अभी आप मेरा लेक्चर नोट पढ़िए ना। हाँ आशुतोष दास, डैंगलिंग बॉन्ड पहले तो बात की कोई बॉन्ड ही नहीं होता। जब कोई फ्री रेडिकल या ऐसा आइटम जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो किसी सॉलिड में फंस जाता है तो उसे डैंगलिंग बॉन्ड बोलते हैं। डैंगलिंग बॉन्ड, यस लेक्चर नोट इज एनफ, मोर देन एनफ। लेक्चर नोट 70% भी कर लो तो वो काफी है। थैंक यू उज्जवल। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स बेटा आप सबको। बाय एवरीवन, बाय।